ओके, हेलो एवरीवन। ओके, कल हम लोग पिछले क्लास में किसका सेंटर ऑफ मास निकाले थे लास्टली? सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया और सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया। हॉलो हेमिस्फीयर का तो नहीं निकला होगा। लिखिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास of hollow hemisphere, यूनिफॉर्म hollow hemisphere, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। सॉलिड का कितना आया था सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? बिल्कुल बीचों बीच 3r/8। तो हॉलो हेमिस्फीयर का मास, अगर यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसका मास वॉल्यूम में रहेगा या सिर्फ सरफेस पर रहेगा? हॉलो है, वॉल्यूम तो है नहीं, उसका मास वॉल्यूम है उसका, बट जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक्चुअली वॉल्यूम में है या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। आप लोग इतना सारा मैं एग्जांपल करवा दिया हूँ, ट्राई करेंगे या मैं ट्राई करूँ? कोशिश कीजिए तो कैसे बनाइएगा? अच्छा स्टूडेंट, मास अगर सरफेस पे है तो एलिमेंट कैसा लेंगे? एरिया का एलिमेंट लेंगे, बट वो एरिया लेने के मतलब एलिमेंट जो लेंगे तो उसमें ऐसा वाइजली सिलेक्ट करें कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, राइट। देखिए, एक कट यहाँ लगाइए, राइट, और एक कट यहाँ लगाइए। अरे दो कट लगाने के बाद पूरे चीज़ को बाहर निकाल लीजिए, क्या नज़र आएगा? डिस्क बनेगा या रिंग बनेगा? पक्का? तो और रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सबको पता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे रहता है, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर कट करके बाहर निकालते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से ए हो गया, यहाँ से थीटा, एग्री, और ए है मेरा डी थीटा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इससे पहले तो आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था तो थिकनेस के लिए बाई और डी वाई लिए थे, राइट। यहाँ तो थिकनेस के लिए थीटा और डी थीटा इमेजिन किए। उसके पीछे वजह यह था कि इससे पहले जो मैंने काम किया था उसमें मेरा डिस्क था, चिप्स के जैसा था, राइट। और यहाँ पे हर जगह पे मास था, यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था। बट इस केस में यहाँ पे मास है क्या, तो यहाँ पे डी वाई लेने का कोई मतलब है। तो एक्चुअल दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे ये बिट्स देखना चाह रहा हूँ। कौन सा बिट, दिस बिट। और ये बिट्स निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अगर इसको इमेजिन करेंगे तो इट इज काइंड ऑफ आर्क जिसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, डी थीटा। तो थीटा अगर इसको हम लोग मानते हैं डी एल, लेट अस सपोज अगर इसको हम लोग मान लेते हैं डी एल, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, देन एल इक्वल टू आर थीटा हो सकता है। तो डी एल इक्वल टू क्या हो सकता है, आर डी थीटा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेना। क्या लेना, छोटा सा पार्ट लेना, चेंज लेना। एनीवे और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये मेरा आर है। तो अगर इसको कट करके बाहर निकालते हैं, अगर आपने बाहर निकाल लिया किसको, रिंग को, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आप कट करके बाहर निकालते हैं तो उस रिंग का पेरिफेरी का लेंथ कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रहेगा, बोलिए 2 पाई आर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि लेंथ 2 पाई आर रहेगा। तो जब उस रिंग को बाहर निकाले और कट कर देंगे तो इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल। कैसा नजर आएगा, और जिसका विड्थ कितना, वेरी गुड। इसका मतलब एरिया, अब तो एरिया मिल जाएगा। और मैं एकदम बहुत, हम लोग बहुत स्मार्टली इस बात को सोच रहे हैं कि अगर हम लोग रिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरीके से रिंग बनाते रहें तो कितना रिंग बन जाएगा, इनफाइनाइट। बट हर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर रहेगा, और सारे रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। और इस केस में जितना भी मेरा रिंग है उसका सेंटर बाई एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या, इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, एक सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब उसका इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पे होगा। कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस। तो इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प ये मिला कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाएगा। कैसे, बाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेरिवेशन करने का सब लोग तरीका सीखिएगा, ठीक है। 2 पाई आर इंटू डी एल, एग्री। तो 2 पाई आर और डी एल के लिए क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ तक भी मेरे इस यहाँ पे अभी भी 2 वेरिएबल है। यहाँ देखिए, इसमें कितना वेरिएबल, देयर आर 2 वेरिएबल। कौन कौन सा, आर। हम लोग कभी कभी क्या सोचते रहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे सर ये तो क्लास 12th का नहीं है, 11th का नहीं है। आप फिजिक्स में चीज़ों को करने का पहले तरीका सीखिए डेरिवेशन का, वहाँ पे ही आप, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो डेरिवेशन बहुत आने वाला है, एमसीक्यू भी आएगा बट डेरिवेशन भी तो आएगा, और डेरिवेशन में आप फंस जाएंगे और डिराइव करने का तरीका नहीं पता रहेगा। इसलिए जितना भी डेरिवेशन यहाँ पे करता हूँ, घर पे जाकर अगर दोबारा उसको लिखते हैं सबसे बेस्ट है। नहीं टाइम है, डेरिवेशन वाला पार्ट को रफ में कीजिए, एक बार नहीं 2 बार कीजिए। उससे फ़ायदा होगा कि आपको एलिमेंट लेने के लिए एलिमेंट का सिलेक्शन, ये पता है कि मास एरिया में रहेगा तो डीए लेना है, बट वो डीए कैसा रहेगा वो तो पता होना पड़ेगा। डीए कैसा होना पड़ेगा, जैसे डीए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कहाँ पे कैसा लेने से मेरे लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना एडवांटेज वाला रहेगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आर और थीटा। इंटीग्रेट करेंगे, 2 वेरिएबल को रहते हुए इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हैं। तो या तो थीटा को स्मॉल आर के टर्म में कन्वर्ट कर लें, नहीं तो स्मॉल आर को थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो क्या यहाँ पे स्मॉल आर को थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस ट्रायंगल से, OAV। और आपको दिखाने के लिए डीएल इतना बड़ा दिखाए हैं, नीचे किसी को लगता होगा ना सर OAB यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, तो यहाँ का बी और यहाँ का बी अलग भी है,
डीएल का मतलब एक डॉट से भी कितना टाइम छोटा है, तो पॉइंट ही है। डीएल क्या है? जस्ट ए पॉइंट, राइट। तो ट्रायंगल ओएबी में ट्रायंगल ओएबी कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ओएबी में ए अगर थीटा लिए हैं स्टूडेंट, तो ए एंगल भी तो थीटा रहेगा, अल्टरनेट एंगल। और इसमें आप क्या बोल सकते हैं, आपको क्या निकालना है? स्मॉल आर। तो क्या कॉस थीटा इक्वल टू, बोलिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है? कैपिटल आर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर बाई आर, देन इंप्लाई आर इक्वल टू व्हाट? आर कॉस थीटा। और ओ ए निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? ओ ए बाई आर, देन ओ ए इक्वल टू आर साइन थीटा। और यही तो मेरा बाई कोऑर्डिनेट रहेगा, यही मेरा बाई कोऑर्डिनेट रहेगा। किसका? इस रिंग का। कौन सा रिंग? ये जो रिंग है, राइट, जिसको मैंने सैडेड किया, उसका सेंटर कहाँ पे रहेगा? तो सर यहाँ पे रहेगा। अरे कौन इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और बाई रहेगा। उस बाई का वैल्यू थीटा के टर्म में क्या रहेगा? उस बाई का वैल्यू थीटा के टर्म में रहेगा आर साइन थीटा। एग्री? यहाँ तक आ जाइए। इसका मतलब मेरे यहाँ पे 3 वेरिएबल आने का चांस था। एक बाई भी आ सकता था, एक थीटा भी आ सकता था, और एक स्मॉल आर भी आ सकता था। इन तीनों को मैं कितना वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया? सिंगल वेरिएबल। अब वेरिएबल के नाम पर सिर्फ क्या रहा? थीटा, राइट। किसके लिए मैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर? ये तो ट्रिग्मेट्री का पहला फार्मूला है, नहीं समझे? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। शायद हम लोग यहाँ पे चले गए, राइट? नहीं कोई बात नहीं। ये रेडियन वाला ट्रिग्मेट्री वाला पहला है ना, जब थीटा इक्वल टू, यहाँ से ही तो ट्रिग्मेट्री सब लोग स्टार्ट करते हैं। एनीवे, यहाँ तक आ गए। और इसका सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा क्या था? मास पर यूनिट एरिया। और इन फॉर्म बोले हैं तो पूरे सरफेस पे सिग्मा का वैल्यू वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या यहाँ से डीएम निकाल लेंगे, इस डीए का मास? और डीए का मास निकालने के लिए इस डीए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सिग्मा इंटू, अगर लेंथ पे मास रहता है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? उस लेंथ को, लैम्डा से, डीएल को। यहाँ पे सरफेस पे मास है तो डीए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सिग्मा से। बोलिए, किसी भी कंटिन्यूअस मास को, कंटिन्यूअस बॉडी का बाई सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला क्या दिए हैं आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई और डिवाइड बाई डीएम, यही तो फार्मूला था। और डीएम, तो डीएम तो एक पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे मेरा डीएम किसका? डीएम रिंग का। और रिंग का मास कितना था स्टूडेंट? बोलिए, 2 पाई आर आर डी थीटा। एक किसके बदले मैंने लिख दिया? डीएम के बदले। और वो डीएम किसका? रिंग का। क्योंकि ये मेरा जो हॉलो स्फीयर है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर रिंग का पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? बाई एक्सिस पे है। तो पहले मैंने एक रिंग का लिखा और फिर मैंने उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो किसका निकल जाएगा? सारे रिंग का निकल जाएगा। एग्री? ठीक है। और बाई का वैल्यू कितना है? आर साइन थीटा। यहां तक आ गए? डिवाइडेड बाई, बोलिए, सिग्मा सिग्मा 2 पाई आर आर डी थीटा।
आप में से कौन कौन लोग न्यू स्टूडेंट हैं? हाथ उठाइए तो। न्यू स्टूडेंट जो इस बार ज्वाइन किए हैं कैटलिस्ट, आप भी तो इसी बार ज्वाइन किए हैं। तो आप लोग का मैथ अगर लिए होंगे तो मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक मैं बहुत जल्दी आपका बेसिक मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्लास देने वाला हूँ, जिसमें ओल्ड बैच का ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और कम से कम तो 100 प्रॉब्लम दोनों का प्रैक्टिस करवा देंगे। मतलब इतना आपका हैंड फ्री हो जाना चाहिए कि मेरा क्लास स्टक नहीं करे ड्यू टू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और जब अभी आ जाएगा, आ तो रहा है क्लास 11 से ही ना, और आपको पढ़ाया जाएगा जाकर अगस्त में, अगर मैथ लिए होंगे तो सारा काम हो गया और तब आ रहा है। इसलिए तो यही होता है ना कि सारा काम हो गया और तब आप सीखने जा रहे हैं। एनीवे, इसमें कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट है? एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को बाहर निकालिए, कितना हो जाएगा? सिग्मा, बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर में क्या बचा? स्मॉल आर डी थीटा और साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई, इसमें क्या क्या बाहर आ गया? सिग्मा 2 पाई आर, आर डी थीटा। सिग्मा 2 पाई आर से सिग्मा 2 पाई आर कैंसिल, यहाँ पे बचा हुआ क्या रहेगा? आर। स्मॉल आर का वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट। स्मॉल आर का वैल्यू क्या था? आर कॉस थीटा ना, आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, आर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, ऐसे भी बाहर निकाल लीजिए, एग्री। तो एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? बस एक आर बाहर में बचते रहेगा। और किसका इंटीग्रेशन? साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन? कॉस थीटा डी थीटा। बोलिए, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? थीटा। अब वेरिएबल भी थीटा ही है, लेकिन जो वेरिएबल है वो थीटा है, लेकिन साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन है। थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए? 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2? बोले शुभांकर, बहुत दिन के बाद आप आए। 0 से पाई लें या 0 से पाई बाई 2 लें? मैं यहाँ से थीटा ले रहा हूँ, तो यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए? पाई होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं कि आप यहाँ से थीटा ले रहे हैं, तो आप एक पूरा पार्ट ले रहे हैं। मैं पूरा रिंग सोचा ना, तो यहाँ से थीटा लेते रहेंगे, तो यहाँ से जब पाई बाई 2 तक आएंगे तो पता चलेगा सारा स्फीयर कट चुका है, हॉलो स्फीयर। बचेगा क्या? पाई बाई 2 के बाद जाएंगे तो हवा को काटते रहेंगे, आपके पास कट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एग्री है या नहीं है? यहाँ पे थीटा पे जब हम लोग एलिमेंट लिए, वो क्या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिए थे या पूरा एक रिंग लिए हैं? ऐसे कट करके बाहर निकाल दिए तो इतना तो खाली। वैसे ही जब यहाँ से थीटा को वैरी करना स्टार्ट किए तो ऐसे कट करते हुए बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे खाली होते जा रहा है। तो पाई बाई 2 तक अगर यहाँ तक आ गए और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिंग का साइज बड़ा होगा या छोटा होता जाएगा? सलाद वगैरह नहीं काटे हैं घर पे, राइट। यहाँ से ऐसे कट करने के बाद अब यहाँ पे बचेगा क्या? पाई बाई 2 एंगल तक जाते आते पाई तक कब लेते? जब आप हाफ रिंग सोचते। हम लोग हाफ रिंग सोच रहे हैं, आप पूरा यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 पाई आर लिया, इसका पेरीफेरी का लेंथ कितना लिया था? दैट्स वाई पाई बाई 2 तक जाने के बाद मेरे पास कट करने के लिए यहाँ पे हॉलो स्फीयर बचेगा ही नहीं। ऑलरेडी पूरे हॉलो स्फीयर कट करके रिंग में बना चुके होंगे। दैट्स वाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से पाई बाई 2। कोई पूछेगा, जैसे लगेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए,
बट पाई बाई 2 तक आते आते ही मेरा पूरा हॉलो स्फीयर किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, सारा छोटा छोटा वृत्त का रिंग में बनाकर हम लोग निकाल चुके होंगे। उसके बाद मेरे पास कट करने के लिए कोई मास नहीं रहेगा। एग्री? दैट्स वाई लिमिट टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ भी 0 से पाई बाई 2। यहाँ तक आइए। आप लोग समझे लिमिट क्यों 0 से पाई बाई 2 लिए? चलिए, मेडिकल वाले बच्चे डेरिवेशन करने का तरीका सीखिए, और इसके बाद जितना भी मैं सब डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम तो है ही, साथ में सबके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट नोट्स में लिख कर रट जाना है। जैसे कैसे आपने सॉलिड हेमिस्फीयर का रट गया, कितना 4r बाई 3r बाई 4 था या 4 पाई था, कितना था 3r बाई 8, वह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे ही इसका भी रट जाइएगा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आया, एक मिनट रुकिए। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हैं सर। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बात तो एक ही रहा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस इक्वल टू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे रखते हुए, दोनों को साथ में रखते हुए आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा अभी के टाइम पे, बट अगर उसको साइन के टर्म में कर लें तो इंटीग्रेशन हो पाएगा, राइट। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस तो साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस के एक्स बाई के, जो यहाँ पे रहेगा ना उसे डिवाइड करते हैं, राइट। वैसे ही साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन जस्ट लाइक दिस, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई नहीं करते, इसमें डिवाइड करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, तो साइन 2 थीटा का क्या रहेगा? माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा से के कोफिशिएंट जो रहेगा उसे डिवाइड करते हैं। लिमिट टेकन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा? r बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका? कॉस का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से, क्या इस 2 को बाहर ले लें तो हो जाएगा r बाई 4, r बाई 4, और इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं? अपर, और बाद में लोअर, और अपर और लोअर के बीच में क्या साइन देते हैं? माइनस। तो पहले ए लिमिट पुट कीजिए, क्या लिखिएगा? और ए तो 2 बाहर ले लिए, तो सर कॉस पाई लिखेंगे, पाई बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? कॉस पाई, और बीच में माइनस, लेकिन यहाँ भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, क्या लिखिएगा? कॉस 0 और डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1, और साइन 0 0, कितना हो जाएगा? 1। बताइए कितना है? r बाई, कहीं पे कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया? नहीं तो 1 और ये 1 2, r बाई 2 आया है ना?
ओ सॉरी, वेरी गुड, R/2 ही आंसर है। आंसर इज दिस वन, R/2 ओनली। तो हम लोग किसका किसका निकाल लिए? बोले सेमी सर्कुलर रिंग का निकाल लिया, सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाल लिया, फिर सॉलिड हेमिस्फीयर का निकाले, फिर इनफॉर्म रॉड का निकाले, नॉन इनफॉर्म रॉड का निकाले, तो उसके बाद आर्क का निकाले। इतना सारा हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए लिखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ये बताइए, यहाँ देखिए, हॉलो कौन या सॉलिड कौन? सॉलिड कौन है, ठीक है। और सॉलिड कौन में मास किस में रहेगा, एरिया में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। और अगर ए यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं बोला हुआ तो यूनिफॉर्म ही मानेंगे। यूनिफॉर्म सॉलिड कौन, और जिसका ए क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इस कोन का हाइट है एच। ये राइट एंगल कोन ही है, कुछ नहीं दिया हुआ तो राइट एंगल कोन मान लीजिएगा। आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए। मास वॉल्यूम में है तो एलिमेंट कैसा सेलेक्ट करेंगे? ये तो पता है कि डीवी लेना है, बट वो डीवी किस टाइप का होना चाहिए वो पता होना चाहिए। आप लोग के माइंड में सबसे पहले कैसा क्या कोशिश कर रहे हैं? वेरी गुड, मतलब आप बोल रहे हैं सर एक कट यहाँ लगाएंगे, राइट, और एक कट यहाँ लगाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे, राइट। तो बाहर निकालेंगे तो रिंग नज़र आएगा या डिस्क? एकदम राइट पाथ में जा रहे हैं, बनाइए। और कुछ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से अगर आप डिस्क निकाल रहे हैं तो कितना डिस्क? इनफाइनाइट। बट हर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? उसके सेंटर पर रहेगा।
तो यहाँ से जितना भी डिस्क बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, और वो सेंटर ऑफ मास जो सेंटर पे रहेगा वो तो बाई एक्सिस पे है। इसका मतलब पूरे कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब सिर्फ एक ही काम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दिया, अब आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं तो सॉल्व करूँगा ही। अब बढ़िया से ट्राई कीजिए, जैसे मैं एकदम सिस्टमेटिक करता हूँ। मैंने एलिमेंट लेता हूँ, वॉल्यूम निकालते हैं, मास निकालते हैं, फिर लिमिट लेते हैं। 2 वेरिएबल रहता है तो कोशिश करते हैं कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, फिर लिमिट लेते हैं, राइट। ऐसा सोल्यूशन करिए कि मुझे देखकर समझ में आ जाए। नहीं, मुझसे क्यों नहीं सोल्यूशन तो नहीं कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, आपको कोई रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है? आपको चेंज की ऑब्जेक्ट है क्या? रिफ्लेक्शन वाला जो कैमरा पे बात दिख रहा है वो छोटा छोटा डॉट है, dx के जैसा। देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं खुद का अपना सॉल्व करता हूँ।
सर ऐसे ही होगा ना सर? सर ओ यस। ओ ए डी होगा या ओ पी डी होगा? आपने मेरा सोल्यूशन क्यों देखना स्टार्ट कर दिया? आपने तो मुझे मना किया कि सर आप इतना काम कीजिए, मैं अपना करूँगा। मैं बात करेक्ट करता हूँ अपना। चलिए अब हम साथ साथ हैं। चलिए, आप लोगों के माइंड में क्या इसी तरीके से आगे बढ़ना था या कोई और तरीका था? नहीं तो आप यहाँ जो डिस्क निकालेंगे तो डिस्क का वॉल्यूम के लिए तो डिस्क का रेडियस का रिक्वायरमेंट होगा ना। डिस्क जस्ट लाइक सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस डिस्क की क्या है, ये हॉलो रहता तो रिंग रहता, इट इज काइंड ऑफ डिस्क ना। तो डिस्क का वॉल्यूम डीवी कैसे लिखिएगा बताइए तो? पाई आर स्क्वायर। तो आर का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? देन इसी को मैंने आर माना, एग्री। बट ए आर कैसे निकलेगा उसका चक्कर था। अगर आर को रखेंगे तो मेरे पास वेरिएबल आर और बाई दो हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करने में एट ए टाइम दो वेरिएबल आपके लिमिट से बाहर हो जाएगा, मेरे लिमिट से भी बाहर हो जाएगा। ऐसे डबल इंटीग्रेशन भी होता है एक साथ, ऐसा जानते हैं कि नहीं? ऐसे भी होता है डी एक्स डी बाई डी जेड। मैं अभी आपको डराऊंगा नहीं, बट ये सब जब कॉलेज में पहुंचेगा तो कीजिएगा। यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही कीजिए, सिंगल वेरिएबल का, ठीक है। एनीवे तो एक्चुअल में अब ये आइडिया आपको बहुत जगह हेल्प करेगा फिजिक्स के एच सी वर्मा के बहुत डिफरेंट टॉपिक में, इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने सिमिलर ट्रायंगल का बताया। बस अब एक बार बता दिया, अब आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा तो ऐसे सोचना है, राइट। तो ट्रायंगल ओ बी डी और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस? क्यों? नहीं, प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी तो है ही, बट हर प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा ना। यहाँ देखिए ये थीटा, वही तो समझाना चाह रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये थीटा, ये tan थीटा, ये थीटा अलग tan थीटा या सेम वैल्यू? क्योंकि ये थीटा क्या रहेगा, तो वहाँ से तो प्रॉपर्टी है, ये मुझे भी पता है, बट प्रॉपर्टी के पीछे लॉजिक कुछ तो रहेगा। तो लॉजिक यही था, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एग्री। चलिए, तो यहाँ पे h बाई आर इक्वल टू एच माइनस बाई, यहाँ से यहाँ तक मेरा बाई था, तो यहाँ से यहाँ तक ए क्या रहेगा, h माइनस, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस बाई बाई एच इंटू आर। तो इस तरीके से स्मॉल r को मैंने किसके टर्म में, किस वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, y के टर्म में, एग्री, करेक्ट। यहाँ तक आ गए। उसके बाद dv वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, dv इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, dv क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क ऑफ थिकनेस dy। तो dy ही तो यहाँ पे डिस्क के लिए हाइट का काम करेगा, तो पाई आर स्क्वायर dy लिखिएगा, पाई स्क्वायर dy, पाई और r का काम तो ये करेगा स्मॉलर का आई dy। तो ये हो गया dv। तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जानबूझ के सर dy का तो मॉडुलस लिए नहीं, तो यहाँ पे मेरा dy पॉजिटिव है, वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए मॉडुलस लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक एग्री। और एक मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। कौन का वॉल्यूम कितना, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर एच। आप अभी कौन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं या डिस्क का, सिलेंडर का या कौन का? जो मैंने डीवी माना है वो मेरा कौन है या डिस्क है? पूरा देखते तो मेरा कौन है, जिसको मैंने निकाला छोटा सा पार्ट वो क्या है,
इज इट कौन लाइक कौन या डिस्क? तो सर ये भी तो इस टाइप का है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ऑलमोस्ट ये जो लग रहा है ना आपको, उसको कैसा मानना है? इट इज काइंड ऑफ डिस्क नॉट कोन। ओके, पूरा मिलाकर एक कोन है, बट इसमें से एक चिप्स निकालेंगे, वन ऑफ द चिप्स ऑफ थिकनेस, समझ रहे हैं जस्ट कि थिकनेस क्या है? और थिकनेस है dy, समझ रहे हैं dy कितना है? जस्ट लाइक डॉट। तो उस वो आपको कोन नज़र नहीं आएगा, इट इज़ काइंड ऑफ वॉट? इट इज काइंड ऑफ क्वाइन नज़र आएगा। क्या नजर आएगा? क्वाइन। क्वाइन से भी जो आपके पास पेपर है ना, ये इस पेपर में एक सर्कल बना के कट करके बाहर निकालिए, तो डिस्क ही तो रहेगा ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस। कोन नज़र आएगा या डिस्क नज़र आएगा? देन समझ में आ गया? तो मैंने जो एलिमेंट निकाला, उस एलिमेंट का मैंने वॉल्यूम निकाला, नॉट पूरे कोन का, राइट? तो चलिए, जिस डिस्क का आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा सर, इसके सेंटर पे। उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? बोले 0/, क्या है? 0/0। नहीं समझे? जेड कोऑर्डिनेट भी तो 0 है। 0 3 पॉइंट बोल रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम में, मतलब 0/0। तो जेड कोऑर्डिनेट भी क्या है? हम लोग बाई एक्सिस पे हैं, तो बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0 0 रहता है, राइट? तो क्या एक्स सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास निकालने का रिक्वायरमेंट है? और बाई सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं सर? dm बाई और डिवाइड बाई dm। यहाँ तक आ जाइए स्टूडेंट। आप एक काम करें, dm का वैल्यू पुट कीजिए। कितना था स्टूडेंट? बाई स्मॉल आर का वैल्यू कितना था? h माइनस बाई एच था ना, r इंटू चलिए, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? बाई। तो लिमिट भी बाई का ही लेंगे। और बाई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से बाई। वेरी गुड। 0 से जो भी आपको कांस्टेंट लग रहा है स्टूडेंट, उसको बाहर लेकर कैंसिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो कांस्टेंट जो बाहर आ सकता है एट वंस, वो है रो पाई और एच स्क्वायर। रो पाई और एच स्क्वायर, यहाँ भी रो पाई और बाहर निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट? कितना हो जाएगा? बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू रो पाई बाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई रो पाई बाई एच स्क्वायर। एग्री? और h माइनस बाई, अच्छा आर स्क्वायर भी तो बाहर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर कौन सा आर? दिस आर, आर स्क्वायर। तो ये बचकर दिस वन dy बाई और h माइनस बाई का होल स्क्वायर dy। ये नहीं करना है कि सर इसको ही बाहर निकाल कैंसिल कर देंगे, इसको आपका पावर नहीं निकालने का। बोले क्यों? इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ला सकते हैं, इसके ये वेरिएबल टर्म है, राइट? ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से h, 0 से h। कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा पूछ लीजिएगा।
देख तो सही है, बिना ऐसे किए हुए इंटीग्रेशन होता नहीं। अब क्या कीजिए, पहले 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h² बाई, ये क्या हो जाएगा -2h बाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाई क्यू। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसमें कोई 22 से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट dy से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ तक लिख लिए, आंसर आ गया क्या, h/4 है या h/3 है, वेरी गुड, h/4 ये डर गया कि दोबारा फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली ये देखकर अच्छा लगता है कि मतलब स्टूडेंट को टीचर से फास्ट होना है, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट, कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं सारे क्लास को लेकर चल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ। हो गया, h² y dy अब -2h y² dy अब प्लस बाई क्यू डी वाई। ऐसे हम लोग इस ब्रैकेट को, न्यू स्टूडेंट देख लीजिए, ऐसे इसको ओपन करके अलग अलग जोड़ सकते हैं, समझ गए, ये तरीका है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, हाँ जो सकते। और h² dy अब -2hy dy अब प्लस y² dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से h और 0 से h, 0 से h, 0 से h, 0 से h, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। h² y² 2 0 से h, 2h बाई क्यू बाई 3 0 से h और प्लस y/4 0 से h। ये इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते होंगे फार्मूला, न्यू स्टूडेंट, x के पावर कितना होता है n+1 डिवाइड बाई, वही फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, h² बाई 0 से h -2h को बाहर ले लीजिए, y² बाई 2 0 से h और प्लस बाई क्यू बाई 3 0 से h। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर लास्ट में h/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, h/4। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम लोग को तो इस बात का भरोसा है कि हम लोग डिराइव कर लेंगे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन के साथ साथ हम इसको आज के बाद रट जाएंगे। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, पहले यहाँ तक लिखिए जो लोग नहीं लिख पहुँच पाए हैं। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब हुआ कि इसका बेस का जो सेंटर है वहाँ से इस पॉइंट को मिला दे कोन का, तो ये मेरा कौन सा एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, बीचों बीच जो एक्सिस जा रहा है, राइट। तो बेस से कितना हाइट पे, सारा मास h/4 हाइट पे सेंटर्ड है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास।
इसका मत यहाँ से अब बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको वर्क ऑफ एनर्जी या कहीं पे काम आ जाएगा कि अगर ये मेरा सरफेस है, ग्राउंड है और इस टोटल मास m है, और तब पूछेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस मानते हुए, अगर इसको रेफरेंस 0 मानते हैं तो कितना आ जाएगा mgh/4, mgh/4। एग्री? हो गया ना? देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ, देखिए क्यों होल, कुछ डाउट है? आप ही से पूछ रहे हैं? नहीं तो मेरा डाउट है। यहाँ देखिए ट्रायंगुलर यूनिफॉर्म प्लेट है, कैसा प्लेट? क्लास में जब रहिएगा तो मेरे साथ रहिएगा, इधर उधर कुछ नहीं। ट्रायंगुलर यूनिफॉर्म प्लेट का ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगुलर यूनिफॉर्म प्लेट है, राइट? और इट इज काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हैं, जिसका दो साइड इक्वल रहेगा, नॉट इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा अगर रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रोइड पे आ जाएगा, वो तो पहले से हम लोग पता है, राइट? लेकिन ये है इट इज काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका ये बेस b है और यहाँ से इसका हाइट h है। तो इसका इस बेस के रेस्पेक्ट में कितना हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये आप लोग निकाल पाएंगे? छोड़िए होमवर्क, क्लास वर्क ही कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे पता है? h/? आंसर है h/9। सॉल्व कीजिए। तुक्का थोड़ी चलेगा कि h/4 था, थोड़ा घटेगा 1 से। ये यूनिफॉर्म प्लेट है और तो यहाँ पे मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में या एरिया में? एरिया में। तो एलिमेंट कैसा लीजिएगा? एरिया का। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं सबका सॉल्यूशन करने का तरीका सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, कौन लोग कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं। मैं तो सबसे पहले काम ये करता, एक वाई एक्स मानता, राइट? और ये क्या मानते? एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या मानते? ओरिजिन। एक्सपेक्टेड टाइम इज 5 मिनट। अभी से लेकर 5 मिनट के बाद मैं आपका सॉल्यूशन देखूंगा। यहाँ जो कट करके निकालेगा आप क्या निकलेगा? रेक्टेंगल। निकलेगा ना? यस सर। स्ट्रिप रिबन के जैसा। एक कट यहाँ लगाए, एक प्लेट है, एक कट यहाँ लगाए, एक कट यहाँ लगाए। That is kind of what? It is kind of uniform rod of thickness dy, right?
द काइंड ऑफ रिवन, ठीक है। आप तो इमेजिन नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा कट करके निकाल दिए, उसको तो सोचेंगे ना कि क्या है। सर एक बार ये डायग्राम बता दीजिए तो समझ। ये डायग्राम प्लेट है, प्लेट ट्रायंगुलर यूनिफॉर्म प्लेट, कौन नहीं है। यहाँ देखिए, इसको यहाँ से कट करूंगा मुझे समझ आ जाएगा। नहीं, इट इज काइंड ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। एक इनका आंसर है चॉइस थ्री। देखिए इतना नहीं सकते स्टूडेंट। अगेन सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। h बाई बी बाई टू इक्वल टू एच माइनस वाई बाई एक्स बाई टू, टू और टू आपस में कैंसिल। तो क्या यहाँ से x इक्वल टू एच माइनस वाई बाई बी इंटू बी, सॉरी h, तो मैंने x को किसके टर्म में, ये तो वेरिएबल था, ये जो बिट है इस तरीके से आप कट करते रहेगा तो ये तो वेरिएबल है ना, ये जो ये है वो मेरा कांस्टेंट है या यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल रहेगा। तो मैंने x मान लिया था, बट x और y दो वेरिएबल होता, तो मैंने x को भी किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, y के टर्म में। किस क्वालिटी, किस प्रॉपर्टी का यूज करके, सिमिलर ट्रायंगल का। अब यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकालेंगे तो ये कोई कोण नहीं था कि आपको रिंग नजर आएगा या डिस्क, ये था क्या, सिंपली प्लेट। तो निकालिएगा तो क्या नजर आएगा, इट इज काइंड ऑफ रॉड, रिबन के जैसा स्ट्रिप नजर आएगा, राइट। दैट्स व्हाई
तो आप ये जो स्ट्रिप बाहर आउट हुआ, इसका लेंथ कितना था स्टूडेंट? x, और विड्थ कितना था? dy। तो इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल। कितना हो जाएगा? x dy। और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है सर h माइनस बाई वाई इंटू बी। एग्री? तो इसका मास कितना रहेगा? इनफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, तो सिग्मा h माइनस बाई वाई एच बी डी वाई। यहां तक आ जाइए। और बोलिए, किसी भी इनफॉर्म स्ट्रिप या इनफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच होता है, राइट? तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक जितना भी इस टाइप का रॉड बनेगा, सबका सेंटर ऑफ मास तो बाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि इस सारे स्ट्रिप का मिडिल पॉइंट ये एक्सिस से रहेगा। दैट्स वाई इसका एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? 0। तो सिर्फ हम लोग को क्या निकालने से काम चल जाएगा? वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या है? dm बाई, अब बाई क्या था? ये बाई क्या है? इस dm का सेंटर ऑफ मास, राइट? इस dm का कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाई dm। तो dm का बदले क्या लिखिएगा? सिग्मा h माइनस बाई एच बी डी वाई। ये तो पूरे अभी मास के बदले लिखे हैं, लास्ट में एक और बाई रहेगा ना। और लिमिट कहां से कहां तक? और यहां पे सिग्मा h माइनस बाई एच बी डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक? इसमें क्या क्या कांस्टेंट जिसको बाहर निकाल सकते हैं? सिग्मा एच बी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा एच बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या? फिर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो h बाई माइनस बाई स्क्वायर, h बाई माइनस वाई स्क्वायर, h बाई माइनस बाई स्क्वायर डी वाई 0 से h, और वहाँ पे h माइनस वाई डी वाई 0 से h, यही रहेगा ना। अब इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट पुट कीजिए, देखिए तो आंसर कितना था है? h/3 आया है। ओह, सब लोग एक बार करके देखिए। h/3 आया है। अच्छा, निरंजन करेक्ट है। अरे कोई बात नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम लोग कैलकुलेशन ही कर सकते थे, राइट? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद h/9 होना चाहिए। चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा। इसमें डेरिवेशन जहाँ से मैं ले रहा हूँ उसमें डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ रिजल्ट दिया हुआ है। देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है? h/9 लिखा है। h/9 h/3, हाँ इंक भी गिरा हो, 3 है, ओके। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं देखो राकेश सर गलत हो गया है। करेक्ट है ना? डेरिवेशन तो कर दिया। चलिए, इसमें मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग मुझसे आगे निकल जाइए। इससे ज़्यादा प्राउड का मोमेंट एक गुरु के लिए क्या हो सकता है? मुझसे अच्छा रैंकर IIT का जो मेरा रैंक है उससे बढ़िया रैंक मैंने प्रोड्यूस किया है, यहाँ से गए हैं, लाइक 1297 रैंक, 194। तो उस टाइम पे मेरा ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। यही तो एक टीचर का है। अब मैं IIT किया तो बाकी क्या सोचते रहेंगे? नहीं, बाकी नहीं करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कीजिए। और मुझसे मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा कैलकुलेशन में फास्ट रहिए, क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं बैठना है, एग्जाम में बैठना आप लोग को है। हो गया? तो इस तरीके से कितना आंसर आया? h/3। आज के बाद इसको रट लीजिएगा, ठीक है?
यहाँ देखिए सॉलिड कोन या हॉलो कोन? अब ये हॉलो कोन है, तो हॉलो कोन का मास किस पे रहेगा? वॉल्यूम में या सरफेस पे? सरफेस पे रहेगा। और जिसका रेडियस, बेस का रेडियस r है और हाइट यहाँ से, आप लोग डेरिवेशन करेंगे या डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिएगा? अभी डेरिवेशन का काम घर पे कीजिएगा, होमवर्क, ठीक है? मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना लिखे हैं नीलांजन? इसका h/3 ही है। देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 हाइट पे होता है। तो दो का सेम रहा आंसर नहीं? एक ट्रायंगुलर प्लेट या हॉलो इनफॉर्म हॉलो कोन, मतलब राइट एंगल हॉलो कोन। तो इसका भी क्या रहेगा? बेस से h/3। और किसका था? ट्रायंगुलर प्लेट का बेस से h/3। बट सॉलिड का कोन का कितना था? h/4 पे था, नीचे से h/4 पे। इसको क्या डेरिवेशन कर लेंगे? बहुत आसान है। यहाँ से कैसे कट करके निकालिएगा बाहर, क्या नजर आएगा? ए रिंग, राइट? और रिंग का निकालेंगे तो रिंग जो बन रहेगा उसका यहाँ पे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे ना। तो dl नहीं करना पड़ेगा, तो रिंग को कट करके ऐसे फैलाइए तो क्या हो जाएगा? 2πr इंटू dy यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे मास नहीं है, मास सरफेस पे है। ऐसा ही एक काम किए थे हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दिया। आसान रहता तो मैं खुद कर लेता, इसलिए इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं कर दूंगा। डीएल निकालना ही यहाँ काबिल तारीफ है। कैसे निकालिएगा आप लोग डीएल? थीटा, तब तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं समझे? ये बोल रहे हैं सर एक काम करते हैं थीटा। तो थीटा निकालने के चक्कर में यहाँ देखिए हेमिस्फीयर में तो थोड़ा बच गए थे थीटा निकालने के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ए वाला कांस्टेंट था नहीं, यहाँ पे ए आर, तो ये भी आर। यहाँ भी क्या रहता? आर और आर। बट इस केस में ये कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। नहीं, डिस्कशन तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे थीटा डी थीटा। मैंने एक डिफिकल्टी बताया कि वहाँ पे ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे मेरा कैपिटल आर हर जगह कांस्टेंट था, यहाँ पे ये भी तो वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं लेंथ एल है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है? रोशन कुमार ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? एल। इस एल को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं छोटा छोटा टुकड़ा में, तो क्या हो जाएगा? डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल। तो क्या बन जाएगा? एल। इसका मतलब इस एल का अगर डिफरेंशियल लें, इस एल का डिफरेंशियल लें तो क्या मिल जाएगा? डी एल। एग्री है इस बात से? ओके। और इसका हाइट कितना है? एच, और ये कितना है? आर है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट? और अगर एच को वेरिएबल मानते हैं
ए तो कांस्टेंट रहेगा ना, हाइट ही तो ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। 12h/dh इक्वल टू 2l/dl। इसका मतलब ये हो जाएगा dl इक्वल टू h/l dh। मतलब एच में एच को मैं कुछ देर के सोच रहा हूँ कि अगर वेरिएबल रहता, ए हाइट अगर वेरिएबल रहता तो उस तरीके से हम लोग ऐसे डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, डी एल इक्वल टू h/l dh। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे चुका, यहाँ पे y ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा y, और यहाँ पे x मान लीजिएगा और उस पर dl के लिए काम कीजिएगा। आंसर है h/3। नहीं बनेगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पहले घर पे ट्राई तो कीजिए, लास्ट में मैं हूँ। अभी यहाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई में रिपीट हो चुका है और आपको एचसी वर्मा के वर्कआउट में मिलेगा भी। आईआईटी जो मैं भी क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो आईआईटी क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा और एचसी वर्मा में भी मिलेगा। सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। इसको अभी लिखना नहीं है। मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क है, और यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। अब तब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि यहाँ से अगर इतना मास को रिमूव करके कट करके बाहर निकाल दिया, कट करके मैंने क्या किया, तो अब मेरे पास मास तो ऐसा ये बचा। एग्री है या नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, कट करके बाहर कर दिया। तो पूछा जाएगा कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, जब तक ये मास रिमूव नहीं हुआ था उसके रेस्पेक्ट में जो रिमेनिंग मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा और कितना से शिफ्ट कर गया। ओरिजिनल तो सेंटर पे था ना, अब रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, इधर जाएगा या इधर जाना चाहिए। तो सर इधर यहाँ से निकाल लिए तो इस तरफ मास कम हो गया। पहले क्या था कि बीचों बीच था, इधर भी मास इक्वल इधर भी मास इक्वल, दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, सेंटर पे। बट इस केस में यहाँ से मास को हटाएंगे तो मुझे ऐसा इंट्यूशन लगता है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस तरफ आना चाहिए। बट ये हम लोग सोच रहे हैं, बट हम लोग को न्यूमेरिकली प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हेडिंग क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूविंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ। और जनरली इस टाइप का क्वेश्चन सिमेट्रिकल बॉडी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देंगे ना जो आपसे बन सके, तो किसके लिए, ये नीट में भी आएगा, दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ ये आप लोग के जन्म से बहुत पहले का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा एनसीईआरटी में भी है, मतलब उस जब यहाँ पे पूछा गया उसका मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले पूछा हुआ है। देखिए एक्चुअली पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्या, देखते हैं 1989 से क्वेश्चन बैंक आता है, आईआईटी क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो 1979, तो 90 जो मैं बोलते रहता ना कि आपके जन्म से या मेरे जन्म से, तो 1979 और आज कितना है 2021, इसका मतलब 20 साल इधर हो गया और 21 साल उधर हो गया। 41 ईयर्स से ऑलरेडी जेईई का क्वेश्चन बैंक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जेईई में कुछ देखते हैं नया बात, अगर कुछ एकदम बिल्कुल हट कर कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया गया तो नेक्स्ट ईयर से वही थ्योरी बन जाता है। मतलब ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस जेईई का, ठीक है। एनीवे तो ये क्या हो सकता है, ये या तो सेमी सर्कुलर डिस्क रहेगा, क्या रहेगा, सॉरी सर्कुलर इनफॉर्म सर्कुलर डिस्क रहेगा, या स्फीयर भी हो सकता है, या तो डिस्क रहेगा नहीं तो स्फीयर रहेगा। तो एक लाइन लिखिए, हेडिंग बनाइए। If sum of mass, if sum of SOME, if some of नहीं, if some mass is removed from a rigid body, if some mass is removed from rigid body
ब्रैकेट लिखे लाइक डिस्क और सॉलिड स्फीयर, लाइक डिस्क और सॉलिड स्फीयर, ब्रैकेट क्लोज. देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, then position of center of mass, then position of center of mass of remaining portion, then position of center of mass of remaining portion is obtained by given formula. देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए, यहां देखिए, यहाँ पे मास है, एग्री. मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 kg है, उतना ही यहाँ पे अगर मैं हाइपोथेटिकली निगेटिव मास इमेजिन कर लिया. कौन सा मास? मास जनरली निगेटिव नहीं होता है, बट एक शॉर्टकट ट्रिक. उतना ही अगर निगेटिव मास में इमेजिन कर लिया तो पॉजिटिव मास निगेटिव मास बिकम्स व्हाट? मतलब देयर इज नो मास, मतलब देयर इज नो मास. तो एक्चुअल में रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये रहेगा, M1 R1, ध्यान सुनिएगा, माइनस प्लस नहीं, माइनस M2 R2 और डिवाइड बाय M1 माइनस M2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर M1 R1 क्या है, M2 R2 क्या है? M1 है टोटल मास ऑफ द बॉडी बिफोर रिमूविंग द मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी बिफोर रिमूविंग द मास. और R1 क्या है? उसी ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर. कब का R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर बिफोर रिमूविंग द मास. और M2 क्या है? मास ऑफ रिमूविंग पोर्शन, मास ऑफ. और R2 क्या है? R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका? रिमूविंग पोर्शन का. और तब एक कैलकुलेट करने के बाद जो ए वैल्यू आएगा वो किसका रहेगा? ए हटाने के बाद रिमेनिंग पोर्शन का. एग्री? लिखे यहाँ पे आर क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव, आर है ए आर, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. M1 क्या है? तो यस, इनिशियल मास बिफोर रिमूविंग द मास. M2 क्या है? सॉरी, M1 लिख लिए. R1 क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी, राइट, बिफोर रिमूविंग द मास. M2 क्या है? रिमूव मास. और R2 क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूविंग मास इन माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में. यहाँ तक हो गया?
देखिए ये फर्स्ट मेथड है, बट मैं खुद के टाइम पे खुद के लिए अलग मेथड से सॉल्व करता था इस प्रॉब्लम को, वो भी मैं बता दूंगा कि मैं कैसे सोचता था। ये तो बिल्कुल रेडीमेड शॉर्टकट फार्मूला आपको दे दिए। ये है डिस्क, जिसका रेडियस है r। कितना रेडियस? r। अब अगर इस डिस्क से r/2 रेडियस का, ध्यान से सुनिएगा, कितना रेडियस का? r/2 रेडियस का अगर छोटा सा डिस्क कट करके निकालते हैं, और इस तरीके से अब ऐसे ही डायग्राम दिया रहेगा, क्योंकि r/2 का अगर कट करके निकालते हैं तो वो यहाँ से ऐसे भी तो हो सकता है बीच में, बट मैंने अपने क्वेश्चन में जो r/8 जो डिस्क निकाला वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर मेरा छोटा डिस्क बड़ा डिस्क का जिसका रेडियस r है, छोटा डिस्क का जिसका रेडियस कितना? r/2, तो उसका डायमीटर r ही रहेगा। इसका मतलब इसका यहाँ टच करेंगे तो इसका दूसरा किनारा कहाँ रहेगा? इसके ओरिजिनल सेंटर पे। तो रिमेनिंग पोर्शन मेरा ये है, राइट। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? सॉल्व कीजिए। और ओरिजिनल डिस्क का मास m था। m is the total mass of original disk. Capital M is the total mass of original disk. माइनस, वेरी गुड। देखिए तो मैंने सही लिखा, m1 का मतलब m और m2 का मतलब जो मास रिमूव किए हैं उसका मास। कैसे मैंने लिख दिया? इनफॉर्म डिस्क है तो m बाई दिस, ये क्या हो गया? सिग्मा। और जो जिसको आप कट करके आउट कर रहे हैं उसका एरिया कितना रहेगा? उसका एरिया तो रहेगा πr²/4 ना, πr²। इसका रेडियस कितना? r/2। तो सिग्मा इंटू ए तो लिखेंगे, और इसका रिमूव पोर्शन का एरिया कितना रहेगा? πr²/4। तो दिस इंटू दिस कर सकते हैं। ए मेरा क्या है? ए ब्रैकेट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया ए है तो मास m है, तो एरिया 1 है तो मास m/a है, तो एरिया इतना है। लाइक सपोज कीजिए कि a/4, तो मास कितना रहेगा? m/a इंटू a/4। एग्री? तो रिमूविंग पोर्शन का मास कितना रहेगा? m/4 रहेगा। इज इट क्लियर? बट ए मेथड लगाने का एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है। ए मेथड कब लगा सकते हैं? जब इनफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? इनफॉर्म रहेगा। ये समझ में आया आप लोग को? तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां तक आ गया, राइट।
अब उसके बाद R1 क्या था मेरे फार्मूला में? ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मेरे कोऑर्डिनेट में, राइट। तो ओरिजिनल का तो सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही रहेगा, तो R1 क्या रहेगा? 0I 0J 0K। R2 मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये जो रिमूविंग पोर्शन है इस डिस्क का, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे इसके सेंटर पे रहेगा, इस डिस्क के सेंटर पे। इस डिस्क का मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे रहेगा? R/2 0 0 ना, R/2 0 0। तो R2 के लिए क्या लिख सकते हैं? R/2I प्लस वाट 0J प्लस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा M, और ये तो 0I 0J 0K, अब माइनस कितना? M/4 ना, हाउ मच? R/2I, अब बाकी तो 0 ही रहेगा, 0J 0K यहाँ तक आ गए, और डिवाइड बाई कितना? M माइनस M/4। एग्री? तो ये पूरा टाइम 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा? M/8RI विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे कितना रहेगा स्टूडेंट? 3M/4। कट कुट कर कितना आ जाएगा? ठीक है ना। इसका मतलब है कि रिमूव करने के बाद आपका सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे किधर शिफ्ट कर गया? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? और कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर गया? डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो R/6 कितना डिस्टेंस है? ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ में आया नहीं आया? आ गया? ये हो गया। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहां तक समझ में आ गया है? अब मैं अपना तरीका कि मैं कैसे इसको मतलब अगर मुझे ये फार्मूला का, ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया, मतलब ये फार्मूला तो आपका लाइफ इजी कर दिया। मुझे अपने टाइम पे मिल गया होता तो मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं मिल जाता, तो मैं इसको ऐसे सोचा था। यहाँ पे मास नहीं है, मास यहाँ पे है, राइट। और ऐसा ये वाला मास अगर यहाँ लाके सेट कर दे तो कंबाइन होकर उसका कंबाइन यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, मैं उसका उल्टा सोच रहा हूँ कि इसका दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब कंप्लीट दिस प्लस दिस, इसको यहाँ पे जाकर सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिस्क हो जाएगा, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? ओरिजिन पे रहेगा। तो मैंने इस रिमूविंग पोर्शन का हाइपोथेटिकली कहीं पे मान लिया, राइट। और ऐसे, और उसके बाद इसको यहाँ पे ले आकर रख दिया, इसको यहाँ पे ले आकर, तो ये हो गया मेरा M1 और ये क्या हो गया? M2। एग्री? और तब M1 R1 प्लस M2 R2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? तो कंप्लीट डिस्क हो गया ना, तो इसमें मुझे बीच में माइनस नहीं देना पड़ा। और M1 क्या रहेगा? अब यहाँ पे M1 रहेगा मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और M2 क्या रहेगा? मास ऑफ रिमूविंग पोर्शन। तो रिमूव कर दिए हैं, अब बीच में क्या रहेगा? प्लस रहेगा, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिस्क। और कंप्लीट डिस्क रहेगा तो इसका क्या होगा? 0। तो सिर्फ अननोन तो यही रहा ना। अननोन क्या रहा? क्योंकि ये तो पता ही रहेगा कि इसका यहाँ पे ले आकर रखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। समझ गए? तो अब आप लोग कौन सा फॉलो कीजिएगा? प्लीज़ पहले वाला फॉलो कीजिए, ये मत फॉलो कीजिए, ये थोड़ा ट्विस्टेड है ना। यहाँ पे ले आकर सेट कर रहे हैं, पूरा बन गया। इसे बेटर है
कि उसको फॉलो कीजिए। कौन सा फार्मूला? M1R1 माइनस M2R2 और डिवाइड बाय M1 माइनस M2। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट पे अभी और मुझे क्वेश्चन करना है, ठीक है। और बिहू के बाद स्टार्ट करूंगा क्लास 12th का सिलेबस। पहले आप लोग बिहू बढ़िया से मना लीजिए। और इनिशियली स्टार्ट होगा 1 या 2 क्लास 12th का, और जब थोड़ा सा 11th का पोर्शन पे कमांड हो जाएगा, मतलब मोटा मोटी मेरा मेजर टॉपिक, तब जाकर 12th का, मतलब इनिशियली 2 क्लास, बाद में 3 क्लास कर लेंगे, ठीक है। और 12th का सिलेबस फिजिक्स का मैं दिसंबर लास्ट तक फिनिश कर लूँगा, होगा। और न्यू बैच वाले पहले ही एडमिशन से पहले मैं बोला हूँ आपका केमिस्ट्री ऑर्गेनिक 20 जनवरी तक कवर होगा, क्योंकि 1 साल का केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिसंबर आया नहीं या अक्टूबर के बाद यहाँ पे गुवाहाटी में एक बहुत अजीब सा हवा चलता है। ये पिछले 10 साल से हवा चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है। दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा तक तो एकदम सब लोग बहुत मन लगा के पढ़ते रहते हैं। पता नहीं दुर्गा पूजा घूम कर आते हैं, उसके बाद मतलब एकदम होता है ना, एकदम बिल्कुल कूल टाइप का। हाँ सर हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके बट नथिंग इज ओके। इसलिए उस टाइम पे संभल के रहना है। और लास्ट में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास बंक करना शुरू करते हैं। जिस टाइम पे T20 तो अभी शुरू हो गया, और आज शायद चेन्नई सुपर किंग का ही मैच है। ओके, तो आज 9 बजे से क्लास लगा देंगे ताकि आप लोग IPL की तरफ ध्यान कम दें। एनीवे बैठिए बैठिए, पहले खुद का वर्ल्ड कप का तैयारी कर लीजिए। तो 1 मिनट, तो एक्चुअल में वो मेरा कहने का सेंस ये था कि लास्ट 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं समझे? तो लास्ट 3 मंथ, इतना दिन मेरा बात मानते हैं, लास्ट 3 मंथ टीचर के साथ रहना है, एकदम बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे लास्ट मोमेंट में बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं और कुछ के माइंड में पैरेलल चलते रहता है, इस बार छोड़ देते हैं, अगला बार तैयारी करेंगे बैठकर। वो सब नहीं सोचना है, लास्ट मोमेंट तक आपको लगे रहना पड़ेगा। जो लास्ट मोमेंट तक क्रीज पे टिका रहा वही मैच निकाल देता है। इसलिए लास्ट मोमेंट तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत अप एंड डाउन आता है भाई, कभी कभी तो एकदम लाइफ से ही उदास हो जाइएगा, लाइफ कुछ है ही नहीं। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे ना, 10 तक कितना बढ़िया लाइफ चल रहा था, कहाँ फंस गए। 10 तक तो मैं अपने क्लास का हीरो था, मुझे मेरा मैथ में कोई टच नहीं करता था, इतना बढ़िया मेरा मैथ था। यहाँ तो मैथ में dy कहाँ आता है, dx कहाँ आता है, तो मतलब होता है, बहुत बड़ा जंप हो गया है, राइट। बट इस चीज़ को एंजॉय कीजिए।